हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग देख लिए हैं आपका क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो हमारा ज्योग्राफी में क्लास 10th में 2-3 तो चैप्टर बचा है, जिसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग आज एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बेसिक पॉइंट में अगर हम बात करें आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर में, तो हम्म तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग देखते हैं आपका सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यह देखते हैं कि जो आपका एग्रीकल्चर है, तो जो आपका यहाँ पे यह आपका हो गया यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर अगर हम देखते हैं आपका, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले इस चीज़ को अगर हम सीखें कि हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वह पॉइंट है यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपको क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहला हमारा होगा क्रॉपिंग पैटर्न। तो आपका पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट होगा कि आप लोग मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि आपको मेजर कौन कौन से क्रॉप्स हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट हो गया मेजर क्रॉप्स के बारे में, आपको फूड क्रॉप्स और साथ में जैसे नॉन फूड क्रॉप्स, दो टाइप के फूड क्रॉप्स जो है सो आपको यहाँ पे आपको जो क्रॉप्स होगा यह भी आपका दो टाइप का होगा। एक हम लोग कहते हैं आपको कि जो हम लोग खाते हैं तो फूड क्रॉप्स हो गया, और जो दूसरा क्रॉप्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका नॉन फूड क्रॉप्स। Crops is the two type, that is one is the food crops and another one is that non food crops। एंड दो आपको जो चौथा पॉइंट होगा यहाँ पे वह होगा आपका टेक्निकल एंड साथ में जैसो आपको रिफॉर्म। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म किए गए हैं, जैसे आपको यहाँ पे टेक्निकल रिफॉर्म हो गया, और सेकंड जो है सो इंडस्ट्रियल हो गया, जो कि आपको एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। जो पांचवा पॉइंट हो गया यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रभाव हम लोग देखेंगे आपको। तो एग्रीकल्चर के यहाँ पे AGRI हम लोग दे रहे हैं, तो एग्रीकल्चर का प्रभाव हम लोग आपको नेशनल इकोनॉमी में देखेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया कि एग्रीकल्चर का प्रभाव आप नेशनल इकोनॉमी में देखेंगे। दूसरा यहाँ पे हो गया कि आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में, और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हो गया वह जो है सो ग्लोबलाइजेशन में।
और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपको फूड सिक्योरिटी में। तो आप देखिए कि आपका एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया और फूड सिक्योरिटी हो गया। तो इस चैप्टर में आपको इतने सारे पॉइंट पे हम लोग को टॉक करना है कि हम लोग ए पॉइंट को हम लोग कवर अप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं आपका जो एग्रीकल्चर है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मली इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको इसको हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका फार्मिंग प्रोसेस के बारे में कि व्हाट इज़ द फार्मिंग प्रोसेस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपका फार्मिंग प्रोसेस। तो फार्मिंग प्रोसेस क्या है, अगर हम लोग इस पॉइंट पे बात करें आपसे, तो हमें यहाँ से जो चीज़ें समझ में आती है, एग्रीकल्चर एक तरह से कहा जाए तो सबसे पहले यह आपका प्राइमरी एक्टिविटी है। तो आपको जो एग्रीकल्चर है यह आपको एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो एग्रीकल्चर आपका यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा कि एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी। उसके बाद में यहाँ पे एग्रीकल्चर जो स्टार्ट होता है, प्लॉगिंग हो गया, पहले आप हल चलाते हैं, हल चलाने के बाद में आप क्या करते हैं, यहाँ पे बीज डालते हैं, तो सोइंग हो गया, प्लॉगिंग हो गया, फिर सोइंग हो गया, और सोइंग के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वह जैसे इरिगेशन हो गया। ओके, और जो इरिगेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वह आपको वीडिंग का हो गया, जो खरपतवार है उसको निकालना हो गया। और वीडिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हो गया वह आपको मैन्योरिंग हो गया। खरपतवार निकालने के बाद आप क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर में खाद देते हैं, जिसको मैन्योर कहा जाता है आपको, तो मैन्योरिंग हो गया। उसके बाद जो है सो आपको इंसेक्टिसाइड हो गया। ओके, इंसेक्टिसाइड के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वह हो गया हार्वेस्टिंग हो गया, मतलब कि फसल को काटना हो गया। और हार्वेस्टिंग के बाद में लास्ट में आप क्या करते हैं, इसको थ्रेसिंग करेंगे। और फिर जो है सो आप इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और फिर जैसे इसको सोल्ड करेंगे। तो दीज ऑल आर द प्रोसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्लॉगिंग करते हैं, फिर जैसे सोइंग हो गया, आपको इरिगेशन वीडिंग हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, और फिर जो है सो सोल्ड कर देते हैं। और जनरली जो है सो हम लोग सोल्ड करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, जो कि जो है सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सो आपको यहाँ पे इसको सेट करता है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द एग्रीकल्चरल प्रोसेस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग क्या देखने की कोशिश करेंगे आपका कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, जितना भी हम लोग एग्रीकल्चर के प्रोसेस देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द फार्मिंग। ओके, तो अब हम बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। कि आपके फार्मिंग के टाइप कौन कौन से हैं। अगर हम लोग इस पॉइंट पे बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ देखने को मिलेगा वह क्या मिलेगा, तो तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, तो सबसे पहला जो मेथड है वह क्या है, तो प्रिमिटिव आपको सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गया। तो प्रिमिटिव हो गया, जो कि आपको प्रिमिटिव हो गया, और प्रिमिटिव में भी सबसिस्टेंस हो गया।
प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गया, सबसे पहला में हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गया, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ओके, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गया। उसके बाद में आता है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस हो गया, कमर्शियल फार्मिंग हो गया, और यहाँ लास्ट में प्लांटेशन हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा क्या, तो आपने देखा कमर्शियल फार्मिंग हो गया, उसके बाद में इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गया, उसके बाद जैसे यहाँ पे आपका प्रिमिटिव फार्मिंग हो गया। तो आपको एक नंबर में आपको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, जो कि एक तरह से कहा जाए तो आदिवासी लोग अपने एरिया में करते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस जब सो गंगा और जमुना के दोआब वाला इलाका है वहाँ पे होता है, जहाँ पे लोग जो है सो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और लैंड उनके पास कम है, तो यहाँ पे होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग, जैसे आप गन्ना के कर रहे हैं, कपास के कर रहे हैं, ये कमर्शियल फार्मिंग हो गया। उसके बाद प्लांटेशन में जैसे आपको टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, उसके अलावा जो छोटे मोटे आप चीज़ें उगाते हैं काहे पे, जो आपको मसाला वगैरह का हो गया। तो हम लोग इसको एक एक करके हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारा एक नंबर जो हो गया यहाँ पे, यह हो गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव को हम P लिख देते हैं, सबसिस्टेंस को S लिख देते हैं और फार्मिंग को F लिख देते हैं। तो हमारा हो गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ओके, दिस इज़ द PSF, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गया। तो इसमें क्या है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं आपका कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या क्या आता है, तो आप यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो यह एक तरह से कहा जाए तो ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, दिस इज़ द ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। और यहाँ पे अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको झूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, या यहाँ पे जैसे एक तरह से कहा जाए तो प्रिमिटिव टूल का यूज किया जाता है, प्रिमिटिव टूल्स का हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है खास करके वह इस काम को करती है, ट्राइबल पॉपुलेशन इसको करती है। और यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो इसको अगर हम कहें तो झूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। झूमिंग को ही आपका स्लैश और बर्न, इस एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो आपने ओल्ड मेथड हो गया जो कि आपको ट्राइबल पीपुल कर रहा है, प्रिमिटिव टाइप का होगा, ओल्ड मेथड से किया जा रहा है, ट्राइबल पॉपुलेशन कर रहा है। और एक बार जो है सो जगह जंगल को जलाए, खेती किए और फिर आगे बढ़ गए, वहाँ की उर्वरता ख़त्म हो गई, तो ठीक है। और यहाँ पे आपको यह डिपेंड करता है मानसून पे, और यहाँ पे आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आउटपुट लेस होता है। और यहाँ पे आपको जो नागालैंड है वहाँ पे इस टाइप के एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सारा चीज़ देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दूसरा हमारा हो गया स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इसी में जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो कि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, जो कि हमने आपसे बोला था कि जो झूमिंग कल्टीवेशन है उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गया, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। चलिए शुरुआत करते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में।
चलिए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया। आप ABCD उधर पढ़ लो ना, अपने बोर्ड पे जाओ, आपके पास तो है, बोर्ड पे पढ़ लो, इनके स्केच ले लो, ये उस पर पढ़ा दो, लो स्केच से पढ़ो, वहाँ पे उस पर पढ़ो। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का अगर हम बात करें आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया जाता है खास करके तो डेंस पॉपुलेशन एरिया में इसको, आपको डेंस पॉपुलेशन जो एरिया है वहाँ पे इसको किया जाता है। डेंस पॉपुलेशन एरिया में आपको यहाँ पे किया जाता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि आपको पॉपुलेशन आपका डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपका बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है लैंड पे आपको क्या है, डिवीज़न है, लैंड आपको डिवाइड हो गया, ठीक है। तो लैंड यहाँ पे डिवाइड हो गया, और जब लैंड डिवाइड हो गया तो आपको क्या होगा, इस टाइप की खेती किया जाएगा और यहाँ पे आपको जैसे मोर फर्टिलाइज़र का यूज किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज किया जाएगा, और उसके बाद जैसे यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो गया, साथ में पेस्टिसाइड का यूज किया जाएगा, ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज किया जाएगा। और यहाँ पे आपको आउटपुट भी यहाँ पे इसकी आपको ज़्यादा रहेगी, तब तो जाके फुलफिल होगा। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे क्या, हम लोग ये देख रहे थे कि आपको ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लैंड का डिवीज़न हो गया, लैंड का डिवीज़न हो गया तो इस टाइप की चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे आपको अगर हम मैप पे आपको एक डायग्राम अगर हम शो करने की कोशिश करें, इंडिया हो गया। तो इस इंडिया में आप देखिएगा कि खास करके जो गंगा का मैदान वाला डेल्टा है, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे देखें अगर तो इस टाइप के एग्रीकल्चर जो है आपको इधर पंजाब से शुरू होता है, और ये पूरे जो है सो इधर यहाँ तक जो है सो आपको ये पूरे इस इलाके में आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे इलाके में आपको इस टाइप की इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। तो हम लोग ISF इसको बोल देते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। ISF इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डेट इज़ द ISF हो गया। और इसको हम मेंशन कर देते हैं, यह क्या हो गया हमारा ISF, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पे वह है आपका कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। तो हम लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आपका कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, अब इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो कमर्शियल फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि पहला पॉइंट यहाँ पे यह होगा कि एग्रीकल्चर को हम लोग जो है यहाँ पे कमर्शियली यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर को जब आप कमर्शियली यूज करोगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी मोड चेंज होगा।
तो मोड जब चेंज होता है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, मोर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि आपको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का यूज़ किया जाएगा। तीसरा है कि हाई मशीन का यूज़ किया जाएगा, मशीन को हम M/C कर देते हैं। चौथा है कि आपको फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र होना चाहिए, मोर फर्टिलाइज़र और प्लस पेस्टिसाइड। ठीक है, तीन सारे पॉइंट का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आपका है नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो हम लोग अगर इसमें बात करते हैं आपका, तो अलग अलग क्रॉप्स आएगा जिसको हम लोग क्रॉप्स वाले फील्ड में जाके चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इसका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वह आता है आपका कि प्लांटेशन वाला जो है, सो उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग प्लांटेशन को भी देख लेते हैं। तो प्लांटेशन में जो काम होगा यहाँ पे खास करके, प्लांटेशन में एक तरह से कहा जाए तो यह आपको कमर्शियल ही फार्मिंग होता है। ठीक है, तो प्लांटेशन एक कमर्शियल फार्मिंग हो गया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे का कमर्शियल फार्मिंग। तो प्लांटेशन आपका क्या होगा, एक कमर्शियल फार्मिंग हो गया, पहला पॉइंट। उसके बाद में यहाँ पे सिंगल क्रॉप को हम लोग लार्ज एरिया में उगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे क्या चीज़, तो हम लोग आपका देख रहे थे कि प्लांटेशन में आपको यह कमर्शियल फार्मिंग है और सिंगल क्रॉप्स को लार्ज स्केल पे यहाँ पे ग्रोन किया जाता है। तो आपका सिंगल क्रॉप्स हो गया ऑन लार्ज स्केल। ओके, तो सिंगल क्रॉप्स को हम लोग क्या करते हैं कि लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं। और यह जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो कैपिटल इंटेंसिव हो गया, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत लगता है, कैपिटल इंटेंसिव हो गया। और उसके बाद में हो गया लेबर इंटेंसिव भी हो गया, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, तो कमर्शियल क्रॉप्स हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे आपका। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न है, अगर हम लोग इस पॉइंट को व्यू को देखते हैं तो हमारे पास में तीन टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न है। एक तो हो गया खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे खरीफ को। सबसे पहले खरीफ देखेंगे। ठीक है, खरीफ के बाद में जो दूसरा होगा वह रबी होगा, और तीसरा जो होगा वह जायद होगा। तो खरीफ, रबी और जायद। तो यहाँ पे आपको तीन टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, खरीफ, रबी एंड जायद। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे खरीफ के बारे में बात करेंगे कि खरीफ क्या है। तो
तो खरीफ का जो टाइम की अगर हम बात करते हैं तो यह जैसे मानसून सीजन में होता है, ठीक है। तो यह जैसे सबसे पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे कि इसको हम लोग मानसून सीजन में करते हैं। मानसून सीजन में होगा तो जून जुलाई से शुरू होकर के और अगस्त सितंबर तक चलेगा। तो हम लोग जो है सो इसको करते हैं जून जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक हम लोग इसको रन करते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया, फसलों के नाम बार बार पूछ देता है, तो इसमें आपको राइस हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट हो गया, मिलेट के बाद में कॉटन हो गया, कॉटन के बाद में ग्राउंड नट हो गया, और ग्राउंड नट के बाद में उड़द हो गया, और उड़द के बाद में सोयाबीन हो गया। तो ये जो है आपका मानसून सीजन का क्रॉप हो गया। तो खरीफ हो गया, खरीफ के बाद में जो दूसरा यहाँ पे हो गया वह रबी हो गया, ठीक है। जो दूसरा क्रॉप्स है वह कौन सा यहाँ पे, तो दूसरा क्रॉप्स आपका रबी हो गया। और अगर हम रबी क्रॉप्स के बारे में बात करें आपको, तो यह स्टार्ट होता है आपको विंटर में, एक तरह से कहा जाए तो यह समर मानसून क्रॉप हो गया। खरीफ को आप कह सकते हैं कि समर मानसून, और इसको कह सकते हैं आपका विंटर मानसून। तो आपको यह विंटर मानसून क्रॉप्स हो गया पहला पॉइंट हो गया। और यह जो है आपको अक्टूबर से लेकर के दिसंबर, और साथ में अक्टूबर नवंबर से लेकर के अप्रैल मई तक चलता है यह। तो अक्टूबर नवंबर से लेकर के अप्रैल से लेकर के यहाँ पे मई तक चलता है। और जो क्रॉप्स हैं यहाँ पे तो व्हीट हो गया, व्हीट के बाद में पोटैटो हो गया, व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, बार्ली हो गया, बार्ली के बाद में आपका ग्राम हो गया, उसके बाद में यहाँ पे सरसों हो गया, या कहिए कि आपको वाइल्ड सीड हो गया। तीसरा जो है आपका जायद हो गया, तो तीसरा जो क्रॉप है वो क्या है आपका जायद हो गया। तो जायद क्रॉप्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह जैसे बिटवीन रबी एंड खरीफ रहता है या कहिए कि आपका यह जो है सो समर क्रॉप्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे चिलचिलाती धूप रहती है, और वह जो है सो उस टाइम में इस टाइप के क्रॉप्स आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको वाटरमेलन हो गया, क्रॉप्स के नाम पे अगर हम बात करते हैं तो वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, और साथ में जैसे वेजिटेबल हो गया, और कुछ पशुओं को खिलाने वाले फॉडर हो गए। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 2, पहला वाला था पेज नंबर 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया आपका कि टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर, और एक तो पब्लिक के करने के हिसाब से, और दूसरा जो है सो बोने के हिसाब से। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं आपको रबी और खरीफ के बीच में डिफरेंस। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ।
तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका यहाँ पे हो गया रबी और इधर हो गया खरीफ। तो रबी और खरीफ के बीच में क्या अंतर है, अब हम लोग इस पॉइंट को आउट करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका तो आपको पता है कि रबी जो है सो हम लोग आपको एंड ऑफ द मानसून के बात करते हैं, या कहिए कि यह विंटर में करते हैं, और खरीफ को हम लोग मानसून में करते हैं। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि एक विंटर में हो गया, दूसरा मानसून में हो गया। जो इसमें दूसरा पॉइंट हो गया कि आपको यहाँ पे रबी में जो है सो मेजर क्रॉप्स जो है सो व्हीट हो गया, और यहाँ पे मेजर क्रॉप्स जो है सो आपका राइस हो गया। ओके, जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको लेस आपका रेनफॉल की ज़रूरत रहता है, और यहाँ पे आपको मोर रेनफॉल को हम आर और एफ लिखते हैं, तो मोर रेनफॉल की आपको ज़रूरत रहेगा। और आपको फसल के बारे में पता ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा आते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो क्रॉप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको तो मेजर क्रॉप्स जो हमारे हैं यहाँ पे, तो मेजर क्रॉप्स में हमें मिलेंगे आपको तो यहाँ पे क्रॉप्स जो है आपके दो टाइप के हो गए। एक हो गया आपको मेजर, जो कि लार्ज स्केल पर हम लोग इसको उगाते हैं, और दूसरा हो गया माइनर, जो कि हम लोग स्मॉल स्केल पे उगाते हैं। तो मेजर क्रॉप में आपका हो गया यहाँ पे राइस हो गया, राइस के बाद में व्हीट हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, और मिलेट हो गया। उसके बाद में पल्स हो गया, ठीक है। और फिर कमर्शियल क्रॉप्स जो भी हैं, माइनर क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं आपका, तो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे जूट हो गया, जो कि एक ख़ास एरिया में उगाया जाता है। उसके बाद जो है सो आपको जूट के बाद में अगर हम बात करते हैं आपका, तो और क्या हो सकता है, तो जूट के बाद में जो आपके मसाले वाले रहते हैं वो किसी पार्टिकुलर एरिया में उगाए जाते हैं, उस टाइप का हो गया। तो आप मसाला वाला जो क्रॉप्स हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, जो कि एक पार्टिकुलर सेक्शन में यह जैसा आपको उगाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेजर क्रॉप्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राइस की। तो सबसे पहले जो बात होगी यहाँ पे वह बात होगी आपकी राइस की। तो अगर आप राइस की बात कीजिएगा सर, तो राइस में एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो आपको यह स्टेपल फूड है, तो मतलब कि मेजोरिटी में जब पब्लिक खाता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह स्टेपल फूड है, क्योंकि मेजोरिटी में पब्लिक इसको खा रही है। क्लाइमेट के लिए आपको, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, तो आपका मानसून टाइप चाहिए, क्लाइमेट मानसून टाइप चाहिए, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से प्लस चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से आपको यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, और रेनफॉल कम से कम 100 सेंटीमीटर चाहिए। रेनफॉल यहाँ पे 100 सेंटीमीटर चाहिए। और एरिया ऑफ कल्टीवेशन की हम बात कर लेते हैं आपका, तो एक मैप बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका बहुत बेकार बना है,
बट फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका तो एक आपका हो गया यहाँ पे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया। तो यहाँ पे आप अगर हम लोग यहाँ से पकड़ लें आपका ये पूरा इलाका, ये जो है सो, और बाकी इधर भी आपको, इधर इस इलाका में, उसके अलावा इस बेल्ट में भी इधर भी होगा आपको, और थोड़ा सा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये जो है सो आपको एरिया हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। और जो इधर वाला है, इस वाले इलाका में इरिगेशन से होता है। और जब इरिगेशन से होगा यहाँ पे तो वाटर लेवल डाउन जा रहा है। तो सिर्फ यही नहीं, बाकी दूसरे दूसरे भी कॉज हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हीट की। कि व्हीट का कल्टीवेशन कैसे होता है। अब हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर हम व्हीट की बात करते हैं यहाँ पे, तो व्हीट जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो यह भी आपका एक स्टेपल फूड हो गया। पहला चीज़ है कि यह एक स्टेपल फूड हो गया। उसके बाद में यहाँ पे भी, हालांकि सॉइल में यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, सॉइल यहाँ पे एलुवियल चाहिए। और सॉइल में यहाँ पे भी आपका एलुवियल चाहिए। जिसमें ह्यूमस की मात्रा ठीक ठाक हो। और जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे, तो टेम्परेचर जो है सो आपको कूल चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कूल चाहिए और फिर जो है सो थोड़ा सा हाई चाहिए। जब आपको फसल की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाए तो ज़्यादा टेम्परेचर है, तब थ्रेसिंग आसान हो जाती है। टेम्परेचर के बाद में अगर रेनफॉल यहाँ ज़्यादा नहीं चाहिए, मैक्सिमम रेनफॉल जो है सो 60-70 सेंटीमीटर, तो 50 से लेकर के आपका 70 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वह एप्रोप्रिएट है इस चीज़ के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपको एरिया की, तो ये इंडिया हो गया। और इस इंडिया के मैप पे अगर आप व्हीट कल्टीवेशन को शो करना चाहते हैं आप, तो कहाँ करेंगे आपका, तो हम लोग यहाँ पे रेड पेन का यूज करेंगे ताकि बढ़िया से हमारा मैप शो हो। तो आप यहाँ पे, यहाँ से लेकर के इस पूरे इलाका में क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी अच्छी खासी व्हीट होती है, तो इस पूरे इलाका में जैसा आप व्हीट को शो कर सकते हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान मेजर है। तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जो कि आपको मेजर है यहाँ पे, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे आपका मिलेट्स की। तो अगर आप मिलेट्स की बात करोगे यहाँ पे, तो मिलेट्स क्या है पहले इसको समझना पड़ेगा। तो मिलेट्स में जो मेन चीज़ आता है वह आता है आपका यहाँ पे ज्वार, बाजरा और शायद में जैसे आपको इम्पोर्टेंट में ज्वार और बाजरा ही आता है यहाँ पे। ज्वार हो गया और बाजरा हो, कभी कभार हम हिंदी में भी लिखने लगते हैं। तो ज्वार और आपका बाजरा जो है सो इम्पोर्टेंट हो गया। और यह जो है आपको इसमें लेस इरिगेशन की ज़रूरत है। और यह जो है एक तरह से कहा जाए तो यह मोटा अनाज है।
तो यह जैसे गुड फॉर हेल्थ हो गया, गुड फॉर हेल्थ, मोटा अनाज है तो यह हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसमें जैसे आपको आयरन की मात्रा अच्छी रहती है, कैल्शियम की मात्रा अच्छी है, और मल्टी विटामिन या कहिए कि विटामिन्स हो गया। और आजकल इसका यूज जो है सो यूज टू कंट्रोल डिजीज, तो आज हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं किस में, डिजीज़ को कंट्रोल करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ज्वार की। तो ज्वार की अगर हम बात करते हैं तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सब फूड क्रॉप्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यह एक आपका इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स हो गया, और इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स हो गया, और एक तरह से कहा जाए तो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रोइंग आपका हो गया, थर्ड जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रोइंग हो गया। तो जैसे तीसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल हो गई। और एरिया की बात करते हैं अगर हम, कहाँ कहाँ उगाया जा रहा है, एरिया में आपका मेन हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में जहाँ पे कम आपको पानी है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। मैप बना दीजिए आप एक छोटा सा। ओके, तो यहाँ पे आपको एरिया मार्क करना है आपका मध्य प्रदेश का पहले। तो पहले आप महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र ये वाला इलाका हो गया, नीचे आपका ये पूरा कर्नाटक हो गया, ये जो है सो आपका आंध्रा हो गया नीचे, और ये जो है सो आपको इधर ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। और ये जो है सो आपको तेलंगाना हो गया। तो ये पूरा हो गया, और नीचे जो है सो यह आपका तमिलनाडु और ये हो गया। तो हमें ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, ये 4 इलाका में इसकी खेती होती है, ठीक है। तो हमारा हो गया कौन सा पेज हो गया, यह 3rd नंबर पेज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ज्वार देख लिया, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे बाजरा को। तो ज्वार के बाद अब हम लोग देखेंगे आपका बाजरा। चलिए तो बाजरा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको यह सैंडी सॉइल में और साथ में ब्लैक सॉइल में आपको यह उगाया जाता है। तो यहाँ पे हो गया सैंडी प्लस ब्लैक सॉइल चाहिए, ठीक है। सैंडी और ब्लैक सॉइल चाहिए, पहला चीज़ हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो एरिया है, लेस इरिगेशन आपको पता ही है, और जो एरिया है यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान के बाद में यूपी,
महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। ओके, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ये वाले पूरे इलाका हो गए। पूरे में नहीं है, उसमें भी आपको थोड़ा सा वो है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेज को, कि मेज क्या है। तो मेज की अगर हम बात करते हैं तो यह जैसे आपको फूड और फोडर दोनों में यूज होता है, मतलब पशुओं को खिलाने में और खाने में, दोनों में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका फूड और फोडर। ओके, फूड और फोडर में हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका 21 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो गया। और सॉइल की बात करें अगर हम, तो सॉइल जो है सो आपको ओल्ड एलुवियल सॉइल हो गया। हालांकि ये बाकी सॉइल में भी होता है। और मेजर आपको मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसको थोड़ा सा आपको मार्क करना पड़ेगा मैप पे। तो आप लोग मैप तो आप देख ही लिए हो कैसे बनता है, आप लोग थोड़ा खुद भी सीखा करो और मार्क किया करो, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे पल्स की। तो अगर हम पल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग जैसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं। हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। और यह एक तरह से कहा जाए तो मेन प्रोटीन का सोर्स है। यह आपका मेन जो है सो प्रोटीन का सोर्स हो गया। और हम लोग का जो क्रॉप्स की अगर हम इसमें बात करें या वैरायटी की बात करें, तो यहाँ पे टूअर हो गया, उसके बाद में उड़द हो गया, मूंग हो गया, पीज हो गया, ग्राम हो गया। ओके, और इसको जो है सो आपको लेस मॉइस्चर चाहिए। और ड्राई कंडीशन हो गया। उसके अलावा ये जो सो राइजोबियम नाम का यहाँ पे एक वो पाया जाता है बैक्टीरिया इसके नूडल्स में, जो यहाँ पे नाइट्रोजन को कैप्चर करता है। लेकिन यह जो है सो अरहर में नहीं पाया जाएगा। जो अरहर है उसमें यह नहीं मिलेगा, बाकी सभी जगह मिलेगा। बाकी एरिया की बात कीजिएगा अगर आप
एरिया में आपको मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद में उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आपको राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा कमर्शियल क्रॉप की तरफ अपनी नज़र बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके शुगर केन की। तो शुगर केन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और आपको ब्राज़ील के बाद में, तो यहाँ पे आपको ब्राज़ील के बाद में हम लोग सेकंड पोजीशन पे आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्लाइमेट जो है सो आपको हॉट और ह्यूमिड चाहिए। तो आपको हॉट हो गया और ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें आपका, तो यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ सॉइल जो है सो आपका लगभग सारे सॉइल में, अब बलुआ सॉइल में तो नहीं होगा एकदम ही। टेम्परेचर जो है सो 21 से 27 डिग्री हो गया और साथ में रेनफॉल जो है सो आपको आपका हो गया 75 से लेकर के और 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है इसके लिए पर्याप्त है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है सो मेजर हो गया। अब हम लोग वाइल्ड सीड के बारे में बात करें अगर आपसे, तो वाइल्ड सीड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो वाइल्ड सीड में आपको मेजर जो है यहाँ पे वह है आपका ग्राउंड नट, जो कि गुजरात में होता है ज़्यादा मैक्सिमम। नेक्स्ट आपका सोयाबीन हो गया, जो कि मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद में सरसों हो गया, जो कि ज़्यादा आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। सरसों के बाद में आपको हो गया सीसम, हम जिसको तिल कहा जाता है। और तिल जो है आपका इंडिया में आपको जो एमपी का इलाका होता है ना, जो सूखा वाला, वहाँ पे आपको यह ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको, वह देखेंगे आपका कमर्शियल क्रॉप में टी के बारे में बात करेंगे। तो टी में अगर आप देखिएगा तो यह प्लांटेशन में आता है। टी जो कल्टीवेशन है इज ए पार्ट ऑफ द प्लांटेशन। और यह हिल स्टेट में होगा। और अगर हम इसमें और ज़्यादा बात करें आपसे तो चाइना के बाद हम लोग सेकंड पोजीशन पे आते हैं। तो चाइना के बाद हम लोग सेकंड पोजीशन पे आते हैं। क्लाइमेट की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हॉट प्लस ह्यूमिड क्लाइमेट कैसा चाहिए भाई यहाँ पे, तो क्लाइमेट आपको हॉट और ह्यूमिड चाहिए।
और सॉइल की अगर आप बात कीजिएगा तो फर्टाइल चाहिए और ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, सूखा सॉइल चाहिए। डीप आपका फर्टाइल और साथ में आपको ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो रेनफॉल जो होगा वह ज़्यादा चाहिए, 100 से लेकर के या 150 से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल चाहिए। और उसके बाद में मेजर स्टेट के बारे में, प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में हम बात करें तो आपका असम हो गया। जितना हिली स्टेट है वहाँ सभी जगह होता है। और साथ में आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल में अच्छा खासा होता है। उसके बाद में साउथ में आपको तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है। ये चौथा हो गया हमारा। कॉफ़ी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कॉफ़ी क्रॉप्स के बारे में अगर आपसे चर्चा किया जाए यहाँ पे तो जो कॉफ़ी है वह आपका इसमें आपको 3 वैरायटी आता है। ठीक है। तो इसमें जो अरेबिका सबसे टॉप पे होता है और इंडिया का जो कॉफ़ी जो टॉप पे आता है। तो इंडिया जो है आपको यहाँ पे टॉप वैरायटी ऑफ द कॉफ़ी को यहाँ पे वो करता है। और यहाँ पे कर्नाटक जैसे टॉप पे हमारा है। कर्नाटक आपका जैसे टॉप स्टेट में आता है। और यहाँ पे अगर हम कहें तो यह जैसा आपको अरेबिका टॉप वैरायटी में हमारा आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉर्टिकल्चर पे। तो हॉर्टिकल्चर क्या है इस पॉइंट ऑफ व्यू के अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज़ द हॉर्टिकल्चर। ओके। तो हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे जो चीज़ें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रूट आता है और वेजिटेबल। तो हॉर्टिकल्चर में आपको आ गया फ्रूट और वेजिटेबल आ गया। और वर्ल्ड में चाइना के बाद हमारा जो है सो सेकंड पोजीशन है। तो आपको पहले है यहाँ पे चाइना और फिर है यहाँ पे इंडिया। ठीक है। तो चाइना के बाद जो है हमारा यहाँ पे सेकंड पोजीशन है हॉर्टिकल्चर में। और
दूसरा चीज़ है, यह भी आपको जो आपको जैसे यूरोप में जाइएगा तो यहाँ इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, क्योंकि जब प्रोड्यूस होता है तो तुरंत मार्केट में पहुंचाना पड़ता है, तो इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें आपसे ट्रक फार्मिंग के अलावा, तो यह लेबर भी यहाँ ज़रूरत पड़ता है और साथ में टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अगर आपको गुड आउटपुट चाहिए तो लेबर और टेक्नोलॉजी की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये हो गया हॉर्टिकल्चर के बारे में। नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में हम लोग देखते हैं अब। तो जो आपको यहाँ पे नॉन फ्रूट क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो रबर हो गया और बाकी जो है सो आपका जूट हो गया, कॉटन हो गया, इसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहला यहाँ पे होगा वह रबर हो गया। तो नॉन फूड क्रॉप्स में पहला जो है क्या है आपका रबर हो गया। और रबर में देखते हैं आपको, तो यह इक्वेटोरियल क्रॉप हो गया। ये इक्वेटोरियल क्रॉप हो गया और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो क्लाइमेट चाहिए वह ह्यूमिड और मॉइस्ट चाहिए। क्लाइमेट ह्यूमिड और मॉइस्ट चाहिए और टेम्परेचर जो चाहिए वह जो है सो 25 डिग्री सेल्सियस से प्लस चाहिए, क्योंकि ह्यूमिड और मॉइस्ट क्लाइमेट है तो टेम्परेचर वैसे भी ज़्यादा रहेगा। और रेनफॉल की अगर आप बात कीजिएगा तो 200 सेंटीमीटर से यहाँ पे प्लस रेनफॉल भी चाहिए, ठीक है। और एरिया जो है सो आज के डेट में साउथ स्टेट में प्लस जो है सो नॉर्थ ईस्ट में, इसको खास करके आज के डेट में नॉर्थ ईस्ट में इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया अभी, मेघालय जो गारो खासी जयंतिया हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फाइबर क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। तो फाइबर क्रॉप्स में यह भी कमर्शियल क्रॉप्स में ही आता है। तो आपको फाइबर क्रॉप्स में जो आएगा वह आएगा आपको कॉटन। तो दूसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कॉटन को। तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या, ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पे जो चीज़ की डिमांड है वह है आपका ब्लैक सॉइल की। सॉइल किस टाइप का चाहिए आपका, तो सॉइल ब्लैक चाहिए और 210 डेज जो है सो आपको फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। 210 डेज आपका फ्रॉस्ट फ्री हो गया। और जनरली अगर कहा जाए तो यह जो है सो आपको रबी क्रॉप्स में आएगा। और चाइना के बाद में हमारा जो है सो प्रोड्यूसिंग में सेकंड नंबर आता है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं आपका, तो जो है सो मॉडरेट रेनफॉल हो गया, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है। और यह जो है सो आपका खरीफ हो गया। और एरिया जो होगा आपको यहाँ पे एरिया हो गया, या आपको मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी, हरियाणा,
तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोग जो है सो मैप पे ज़रूर मार्क कीजिए तो मैटर क्लियर हो जाएगा। मैप पे नहीं मार्क रहेगा तो दिक्कत होती है, तब मैप पे मार्क करके रखें। नेक्स्ट हमारा हो गया जूट। तो अगर हम जूट के बारे में आपसे चर्चा करें तो जूट क्या है, तो यह भी आपको एक फाइबर क्रॉप है। जूट एक फाइबर क्रॉप हो गया। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो और इसको आपको वाइट रिवॉल्यूशन में इंक्लूड किया गया। जैसे आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है वैसे यहाँ पे वाइट रिवॉल्यूशन हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो मोर रेनफॉल हो गया, और मोर जो टेम्परेचर वाला इलाका है, और एलुवियल सॉइल चाहिए तो जाके यह उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा। ओके। और प्रोसेसिंग में भी आपको यहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ता है। ओके। यहाँ पे कुछ रिवॉल्यूशन है जैसे आपका वाइट रिवॉल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन क्या है, तो वाइट रेवोल्यूशन आपको जाहिर सी बात है कि आपको मिल्क से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पे आपको मिल्क का हो गया। और यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड। अब हम यहाँ पे जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसको देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 1960-70 के दशक में हमारे पास में खाने की कमी थी और हम लोग अमेरिका पे डिपेंड थे, और वह जो है ख़राब गेहूँ भेजता था। तो हम लोगों ने इसके लिए काम किया और यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी ऑफ व्हीट और जो है सो आपको फिर जो है सो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र। तो हम लोगों ने इस 3 चीज़ का यूज़ किया और हम लोगों ने यहाँ पे इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और इसी कारण हमारा जो है सो सेल्फ सफिशिएंट बन गए। समय के साथ में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए। और आज हम लोग यहाँ पे फूड को एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा, मेरे ख्याल से चौथा या 5वां हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, एमएसपी के बारे में। एमएसपी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया। और इसको जो है सो आपको कौन डिसाइड करता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे इसको डिसाइड करती है।
इसके लिए कमिटी रहता है जो कि डेटा को लेता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है और प्री सोइंग यह डिसाइड होता है, मतलब बोनस से पहले यह डिसाइड होता है। इसका कारण जो है सो मोनोकल्चर प्रमोट हो रहा है, मतलब एक टाइप की खेती बढ़ रहा है और इससे क्या हो रहा है, आपको सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ रिड्यूस्ड हो रही है और एमएसपी के पीछे सरकार का जो नीति था कि हमें जो है सो प्रोटेक्ट करना है फार्मर को प्रोटेक्ट करना है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मोनोकल्चर को यह तो प्रमोट कर ही रहा है और साथ में आपको नो ऑल प्लेस सेम वे अपनाई, तो सभी जगह के साथ यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं किया गया है। और एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी, तो जो एग्रीकल्चर है उससे इंडस्ट्री चलता है और इंडस्ट्रीज में जैसे कॉटन से रिलेटेड हो गया, शुगर से रिलेटेड हो गया, टी से रिलेटेड हो गया, कॉफ़ी से रिलेटेड हो गया। तो इस टाइप की बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ चलती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जीडीपी में 18% तक का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आपको लेबर में मेजर कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे आपका यहाँ पे क्या चीज़, एमएसपी हमारा हो गया और ये हो गया। अब हम बात करेंगे आपको एग्रीकल्चर एंड इंस्टीट्यूशन को। तो एग्रीकल्चर और इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात कीजिएगा तो आपको जैसे आपका फसल बीमा हो गया, ठीक है, तो फसल बीमा हो गया, उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया जो कि इसके लिए काम करता है। उसके अलावा जो है सो आपको फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हो गया और यह जैसे आपको जो पीडीएस आपका हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गया। उसके बाद में जीडीपी हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीडीएस हो गया, आपका हो गया ग्लोबलाइजेशन। तो जो ग्लोबलाइजेशन है मतलब अपनी इकोनॉमी जो है वह विदेश के या वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट हो रही है, डेट इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन में मेनली हो रहा है आपका कि चेंज हो रहा है वे ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का तरीका यहाँ चेंज हो रहा है, पहला चीज़। उसके बाद में एग्रीकल्चर अब कमर्शियल होते जा रहा है। ओके,
और तीसरा हो गया आपको कंपटीशन की बात करते हैं तो आपका इंडिया जो है सो पिछड़ रहा है वर्ल्ड के एग्रीकल्चर की तुलना में। उसके अलावा चेंज हो रहा है यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है और एग्रीकल्चर रिफॉर्म के रास्ते में बात करेंगे कि आपको रिफॉर्म की एग्रीकल्चर में क्या क्या ज़रूरत है। तो रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं आपको तो फार्मर को यहाँ पे सब्सिडी की ज़रूरत है। ओके, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वह किसको करना है, यह फार्मर का आप कीजिए, ताकि जैसे फार्मर का स्थिति सुधरे और सुसाइड रेट घटे, पहला चीज़। और हमें चीप फार्म लोन देना पड़ेगा। उसके अलावा जो है सो लेस आपको प्रोसीजर टाइम को आप जो है सो यहाँ रिड्यूस कीजिए और इस मेथड को इजी बनाइए। ओके, क्रॉप इंश्योरेंस को बढ़ाइए। क्रॉप इंश्योरेंस को बढ़ाइए और एमएसपी को एक्सपेंड कीजिए, इंक्रीज भी कीजिए और एक्सपांड भी कीजिए, मतलब बाकी एरिया में भी इसको प्रॉपर रूप से किया जाए। और वेदर फॉरकास्ट हो गया, ये सब कीजिए। तो ये आपका हो गया ओवरऑल। इस चैप्टर को हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। अब थोड़ा सा रिवीजन भी करना ज़रूरी है, तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर वाइंड अप कर देते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स हो गया, और क्रॉप्स में फूड क्रॉप्स हो गया और नॉन फूड क्रॉप्स हो गया। रिफॉर्म हो गया यहाँ पे, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। रिफॉर्म हमें टेक्निकल और इंडस्ट्रियल दोनों करना है। एग्रीकल्चर जो है सो नेशनल इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉयमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, ग्लोबलाइजेशन और फूड सिक्योरिटी में क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका चैप्टर कवर भी हो गया। अब यहाँ पे फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, प्लॉगिंग होता है पहले, फिर हम लोग बीज डालते हैं, इरिगेशन करते हैं, जो खरपतवार उसको हटाते हैं, फिर जो सो मैन्योर या खाद डालते हैं, और जो है सो इंसेक्टिसाइड डालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, थ्रेश करते हैं, स्टोर करते हैं, सोल्ड करते हैं, जो कि एमएसपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं तो प्रिमिटिव में सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग हो गई, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस मतलब कि ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे हो रहा है, कमर्शियल फार्मिंग हो गया और प्लांटेशन हो गया। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में ओल्ड मेथड ऑफ द फार्मिंग होता है, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन करता है, झूमिंग हो गया, और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है। डिपेंड अपॉन द मानसून पे ओल्ड आपका आउटपुट कम रहता है, नागालैंड जैसी जगहों पे इस टाइप की चीज़ें होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका हो गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डेंस पॉपुलेशन एरिया में होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लैंड डिवाइड है, ज़्यादा फर्टिलाइजर की यूज है, ज़्यादा पेस्टिसाइड की यूज है, आउटपुट ज़्यादा लग रहा है, तो इस टाइप की चीज़ें होंगी। एरिया देखिए मैप पे हमने यहाँ पे मार्क किया है। केमिकल फार्मिंग की, यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एक कमर्शियली यूज हो गया, मोर टेक्नोलॉजी है, हाई यील्ड वैरायटी सीड हो गया, हाई मशीन हो गया, मोर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में हमारा प्लांटेशन हो गया, कमर्शियल फार्मिंग में आता है, सिंगल क्रॉप को लार्ज स्केल पे हम लोग उगाते हैं, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया। इसमें बहुत पैसा और बहुत लेबर की ज़रूरत पड़ती है। क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं तो रबी हो गया, खरीफ हो गया और जायद हो गया। खरीफ की बात करते हैं तो मानसून या समर मानसून में होता है, जून जुलाई से अगस्त सितंबर तक होता है। राइस, मेज, मिलेट, कॉटन, ग्राउंड नट हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया। रबी की बात करते हैं तो विंटर आपको हो गया अक्टूबर नवंबर से लेकर अप्रैल मई तक। क्रॉप्स में वीट हो गया, पोटैटो, बार्ली, आपको ग्राम हो गया, वाइल्ड सीड हो गया। जायद की बात करते हैं बिटवीन रबी से खरीफ हो गया, समर क्रॉप्स होता है, वाटर मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल हो गया और फूडर्स हो गया।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा है कि रबी और खरीफ के अंतर की बात करते हैं। तो एक विंटर एक समर में हो गया, व्हीट और राइस हो गया मेजर क्रॉप्स में, लेस रेनफॉल और मोर रेनफॉल हो गया। क्रॉप्स के बारे में मेजर और माइनर क्रॉप्स हो गया, मेजर में राइस हो गया, व्हीट हो गया, मिलेट हो गया, पल्स हो गया, माइनर में जूट हो गया, मसाला हो गया। राइस की बात करते हैं तो सॉइल एलुवियल टाइप के चाहिए आपको। स्टेपल फूड है, मतलब नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। क्लाइमेट मानसून टाइप चाहिए इसमें। उसके बाद टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पे कि एरिया आपने देख लीजिए कई तरह। व्हीट की बात करते हैं, स्टेबल फूड हो गया, सॉइल जो है सो आपको एलुवियल हो गया, टेम्परेचर कूल और जब हार्वेस्टिंग होता है हाई टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल 50 से 70 सेंटीमीटर हो गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में इंटेंसिव टाइप का होता है। मिलेट, ज्वार, बाजरा हो गया, रागी हो गया। लेस आपको इरिगेशन चाहिए। मोटा अनाज है, गुड फॉर द हेल्थ रहता है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन की इसमें मात्रा अच्छी रहती है। यूज कंट्रोल द डिजीज के लिए होता है। ज्वार हो गया, इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स हो गया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोइंग हो गया एरिया महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपका हो गया बाजरा के हो गया, सैंडी और ब्लैक सॉइल हो गया, लेस इरिगेशन हो गया एरिया, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा हो गया। मेज जो है सो फूड और फॉडर दोनों में यूज होता है। टेम्परेचर आपको 21 से 27 डिग्री हो गया। सॉइल में ओल्ड एलुवियम हो गया। मेजर आपको मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करते हैं तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश और एमपी हो गया। दाल में पल्स में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग आपको और कंज्यूमर हम लोग हैं। मेन आपको हमारा जो है सो प्रोटीन सोर्स है यहाँ पे। क्रॉप्स में टूगर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, पीज हो गया, ग्राम हो गया। लेस मॉइस्चर और साथ में जो सो ड्राई कंडीशन में भी उगाता है। राइजोबियम इसमें आपको होता है जो कि नाइट्रोजन को कैप्चर करके स्टोर करता है, लेकिन अरहर में यह नहीं होता है। एरिया एमपी हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। गन्ना की बात करते हैं तो रेनफॉल जो है सो 75-100 सेंटीमीटर चाहिए। ब्राज़ील के बाद इंडिया का सेकंड पोजीशन आता है। क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड चाहिए। सॉइल जो है सो एक तरह से कहा जाए तो एलुवियल टाइप चाहिए। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री हो गया। ऑयल सीड में मेजर जो सो ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया और तिल हो गया। उसके बाद में टी की बात करते हैं तो प्लांटेशन हिल स्टेट में होता है। चाइना आपको टॉप पे है, फिर इंडिया है। क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड चाहिए। सॉइल जैसे डीप फर्टाइल आपको ड्रेन सॉइल चाहिए, ह्यूमस हो गया। उसके अलावा जैसे आपको यहाँ पे रेनफॉल जो है 150 से 300 सेंटीमीटर। प्रोड्यूसिंग आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पे कि कॉफ़ी की बात करते हैं तो टॉप वैरायटी ऑफ द कॉफ़ी इंडिया में प्रोड्यूस होता है। कर्नाटक टॉप पे प्रोड्यूसिंग है। अरबिका हमारी टॉप वैरायटी हो गया। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट और वेजिटेबल्स हो गया। चाइना के बाद इंडिया का पोजीशन आता है। यूरोप आपको ट्रक फार्मिंग हो गया। यहाँ पे लेबर और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ता है। नॉन फूड क्रॉप्स की बात करते हैं तो रबर हो गया जो कि इक्वेटोरियल क्रॉप्स में आता है। क्लाइमेट ह्यूमिड और मॉइस्ट हो गया। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर। साउथ और नॉर्थ ईस्ट हो गया। कॉटन की बात करते हैं, ब्लैक सॉइल हो गया, 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री चाहिए इसमें। चाइना के बाद इंडिया का पोजीशन है। खरीफ हो गया, एरिया जो है सो महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा हो गया। जूट की बात करते हैं, फाइबर क्रॉप्स हो गया। व्हाइट रेवोल्यूशन इसको कहा जाता है। मोर रेनफॉल, मोर टेम्परेचर और यहाँ इसका अच्छा रहता है। इसके लिए प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, मतलब जो प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होता है। व्हाइट रेवोल्यूशन में मिल्क और ऑपरेशन फ्लॉट हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 1960-70 में चलाया गया था, इसमें व्हीट हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सेल्फ सफिशिएंट बनाया गया और फूड एक्सपोर्ट में हम लोग आगे बढ़े इससे। और उसके बाद मैं आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि फार्मर को सामान खरीदा जाता है, जो कि गवर्नमेंट खरीदती है और फिर जैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते पब्लिक के बीच में, गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसको। और सोइंग मतलब बोने से पहले ही डिसाइड हो जाता है। रिड्यूस द आपको सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि लगातार मोनोकल्चर प्रमोट कर रहा है। एमएसपी आपको फार्मर को प्रोटेक्ट करता है और लेकिन सभी जगह एक समान अप्लाई नहीं है। एग्रीकल्चर इंडिया और इंडियन इकोनॉमी में लेबर फोर्स में मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। इंडस्ट्री कॉटन हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया। जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूशन हो गया। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो फसल बीमा, R&D में आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया आपको, और साथ में फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हो गया जो कि पीडीएस के लिए फूड प्रोवाइड करता है। ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, चेंज वे ऑफ द एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर कमर्शियल हो गया। कंपटीशन इंडिया में जो है सो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के कारण कम हो रहा है। चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। रिफॉर्म की बात करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर के अकाउंट में होना चाहिए। चीप आपको फार्म लोन होना चाहिए। लेस आपको प्रोसेसिंग टाइम होना चाहिए। इजी मेथड से लोन मिल जाए उनको ताकि आराम से खेती कर पाएँ। क्रॉप आपको इंश्योरेंस इंक्रीज करो, एमएसपी को इंक्रीज करो और बाकी एरिया में भी एक्सपांड करो और वेदर फोरकास्ट प्रॉपर रूप से होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा यह चैप्टर जो है सो आपका क्या हो गया, एंड हो गया। तो आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।